हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट हम लोगों ने टर्म 1 का रिवीजन किया था, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स क्लास 12th के लिए। उसमें मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चंस कराए थे। चैप्टर वाइज मैंने बताया था हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आज हम लोग 11th क्वेश्चन से उसी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो पहले फर्स्ट टर्म के जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन हैं उनको जरूर देख लें। 11th क्वेश्चन से उनको फिर अच्छे से समझ आए। होप सो आप सब थ्योरी समझ के बैठे होंगे, तो क्योंकि थ्योरी के साथ ही क्वेश्चंस और अच्छे से समझ आ जाते हैं। आप लोग को दिख रहे होंगे क्वेश्चंस। ये मैंने आपको 10 क्वेश्चंस कराए थे, है ना। 10 क्वेश्चंस के बाद 11th से हमें स्टार्ट करना था। 11th क्वेश्चन आपके सामने ये है। 2 पॉइंट चार्जेस, बहुत ध्यान समझना चीजों को, आज क्वेश्चंस काफी किए जाएंगे। 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is F. If 25% of charge A is transferred to B, then force between the charges becomes, देखो 25% चार्ज को भेजा है तो दोनों में चार्ज कितना कितना था। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ए पे प्लस क्यू चार्ज है और बी पे माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, होगा अपना, हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे पास क्यू ए कितना दे दिया, उसने क्यू ए दे दिया प्लस क्यू, क्यू बी कितना दे दिया माइनस क्यू। तो इनके बीच में फोर्स क्या लग रहा होगा, के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ कितना लग रहा होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। कहानी अब समझने वाली है। ए ने बी को कितना चार्ज दिया है, 25%। अगर 25% ए ने चार्ज दिया है तो मतलब क्यू बाई 4 चार्ज उसने बी को दे दिया है। तो नाउ क्यू डैश ए क्या बचेगा, नया चार्ज। उसके पास क्यू था अपना 25% चार्ज, बाहर कर दिया तो बचा कितना, क्यू माइनस क्यू बाई 4 दैट इज 3 क्यू बाई 4। ये तो भाई ए के पास बच गया। ठीक, अच्छा बी को उसने दिया है तो बी के पास पहले कितना था माइनस क्यू, आया कितना क्यू बाई 4, 25% यहां से आया है ना, तो इसके पास क्या बचा माइनस 3 क्यू बाई 4। ये बी के पास चार्ज आ गया। नया फोर्स निकाल लेते हैं, के 3 क्यू बाई 4 इंटू माइनस तो लेते नहीं है, खैर 3 क्यू बाई 4 अपॉन आर स्क्वायर। तो 3 3 9 16 कितना आ गया 9 बाई 16 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एफ डैश आ गया। तो न्यू फोर्स आपके पास कितना आ गया 9 बाई 16 इंटू एफ। चलो देखते कुछ है, 9 बाई 16 इंटू एफ। कौन सा ऑप्शन मिल गया हमें, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट मिल गया। क्लियर बात। अच्छा क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिक क्वेश्चन भी होंगे तो अच्छे क्वेश्चन होंगे, इस पे असर्जन रीजन भी मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सारे क्वेश्चंस जरूर देखना। स्टार्टिंग है, धीरे धीरे भी स्पीड पकड़ेंगे। 2 particles of equal mass m and charge q are placed at a distance of 16 सेंटीमीटर। मान लो ये 2 पार्टिकल रहे होंगे, यहाँ पे एक ए पे है दूसरा बी पे। चलो यही सॉल्व करते हैं। मास कितना है एम है और चार्जेस क्या है क्यू 16 सेंटीमीटर अपार्ट उसने रख दिया। They do not experience any force, the value of q by m। अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 फोर्स लग रहे होंगे। अगर बेसिकली मैं बात करूं कौन कौन से, एक तो लग रहा होगा कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दूसरा लग रहा होगा न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ से ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास अट्रैक्ट कर रहा होगा इसको, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, क्योंकि दोनों में चार्ज की वैल्यू सेम है। तो कब कुछ फोर्स, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, जब अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन पे क्या होगा बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों क्या करा दिया जाएगा, इक्वल करा दिया जाएगा। मीन टू से ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों क्या कर लिए जाएंगे, इक्वल कर लिए जाएंगे। तो अगर मैं दोनों को इक्वल करता हूं
तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने, देखो मैं शॉर्ट फॉर्म समझाता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? G(m)/16²। कोलम्बियन फोर्स क्या होता है? 1/4πε0 Q/16²। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। Gm² इक्वल क्या आ गया? Q²/4πε0। पूछा क्या है? पूछा है Q/m, तो Q/m एक जगह कर लो। Q²/m², क्या आएगा? m² ऊपर आएगा तो 4πε0 ऊपर जाएगा, तो G × 4πε0। तो Q/m क्या आ गया? इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो G 4πε0। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो है कहीं ये G × 4πε0, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? अच्छा, अब धीरे धीरे आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। 13th क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है 2 point charges placed at a certain distance r in air exert a force F on each other. Then the distance r dash at which these charges will exert the same force in a medium of dielectric constant K is given by. अब बेटा आप मुझे एक चीज बताओ, जब आप कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। डाइलेक्ट्रिक मीडियम का हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था? अगर मैं ध्यान से देखूं तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है तो 1/k हो जाता है। F0 अगर एयर में है तो F अगर मीडियम में लेते हो तो F0/k करते थे। तो सबसे पहले आप यहीं पे समझ लो, हमारे पास वैल्यू क्या है? F फोर्स कितने के लिए लग रहा है? 2 चार्ज हैं, तो मान लो F हमारे पास लग गया K Q 1/4πε0 की बात कर रहा हूं मैं, अपॉन r²। ठीक, अच्छा चलो इसको भी वही करते हैं। कहानी समझ ली ना पूरी? 13th क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करने जाऊं तो F इक्वल मेरे पे क्या लग रहा है? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब डिस्टेंस हो गई r डैश और मीडियम हो गया K, तो F डैश हमारे पास आ गया 1/4πε0 Q1 Q2/K इंटू r डैश का स्क्वायर। अच्छा, एज पर क्वेश्चन अगर मैं देखता हूं तो क्वेश्चन मेरे से क्या कह रहा है? distance r dash at which these charges will exert the same force in a medium of dielectric constant K is given by। r dash की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए दोनों को सेम फोर्स लगता हो। तो सेम फोर्स का मतलब क्या हुआ? कि ये दोनों इक्वल कर दिए गए एज पर क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से 1/4πε0 Q1 Q2/r² हमारे पास क्या आ गया? 1/4πε0 Q1 Q2/K इंटू r डैश का होल स्क्वायर। कहानी बड़ी बढ़िया है भाई यार, क्वेश्चन तो ठीक ठाक लग रहे हैं। पहले दिन तो लग रहे थे बड़े आसान आसान, कैंसिल आउट हो गए। 1/r² हमारे पास क्या आ गया? 1/K इंटू r डैश का होल स्क्वायर। तो हमें r डैश चाहिए, तो r डैश का स्क्वायर क्या आ जाएगा? r²/k। तो r डैश क्या मिल गया हमें? r/√k। है कोई ऑप्शन? देखते हैं। r/√k, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मजा आ रहा है क्वेश्चंस पे? अच्छा, 14th बेटा जो क्वेश्चन ना समझ आया मुझे तुरंत बता देना कमेंट पे, एक एक बात समझनी है। एन ऑब्जेक्ट A हैज चार्ज -2 माइक्रोकूलम, B हैज चार्ज 6 माइक्रोकूलम प्लस का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? FAB इक्वल -3BA, 3FAB इक्वल -FBA। अच्छा, सीधा सीधा मैंने आपको पढ़ाया कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या पढ़ाया कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में? कि FBA और FAB दोनों इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं, मतलब दोनों पे फोर्स सेम लगता है। तो दोनों न्यूटन के थर्ड लॉ की कंडीशन शो करते हैं। अब चारों ऑप्शन में देख लो न्यूटन का थर्ड लॉ कौन सा बता रहा है, तो ये मुझे बी ऑप्शन दिख गया। दैट्स इट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। FAB इक्वल -FBA। क्लियर? 15th क्वेश्चन में आता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ 1 microcoulomb, -1 microcoulomb and 2 microcoulomb are placed in air at the corners of A, B and C respectively of an equilateral triangle ABC
having the length of each side 10 cm. The resultant force on the charge at C is. इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने खूब किए। अब क्योंकि ये दोबारा यहाँ पे क्वेश्चन हमको मिल गया तो हम इसको यहाँ पे फिर से सॉल्व कर लेते हैं। क्या ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। आप लोग चाहो तो मेरे ही चैनल पे, जो ये चैनल है, इस पे कूलाम्स लॉ की इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर 2 देखना, उस पे क्वेश्चन मिल जाएगा इसी टाइप का। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन फंस गया, दोबारा सॉल्व करते हैं। 1 - 1 और 2 ए बी और सी पे रखे हुए हैं, तो 1 - 1 और 2 एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC होगा, रख देते हैं ABC। यहाँ पे कितना रखा बेटा 1 का, यहाँ पे -1 का और यहाँ पे रखा 2 का। साइड कितनी है, साइड है 10 सेंटीमीटर। ठीक, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सी 10 सेंटीमीटर की इसकी साइड है। ये हमने 10 सेंटीमीटर ले लिया, ये 10 सेंटीमीटर ले लिया और ये 10 सेंटीमीटर। सी पे नेट फोर्स है, तो सी पे नेट फोर्स कैसे निकालो, कितने लगा रहे होंगे फोर्स। एक तो ए लगा रहा होगा, दूसरा बी लगा रहा होगा। अभी मुझे नहीं पता डायरेक्शन क्या है इनकी, अभी मैं सिंपल अपनी एक बात करता हूँ। तो मैं सबसे पहले देखूं कि FCA और FCB क्या मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। बिल्कुल होंगे, चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो FCA और FCB जो होगा क्या होगा बेटा, Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलम, Q2 कितना है 1 माइक्रोकूलम अपॉन R स्क्वायर, मतलब 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर। इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो, से कह लिया। अब आप डायरेक्शन देखो, ये प्लस का है, ये भी प्लस का, भाग जाएगा दूर, ये गया, ये FCA गया। हाँ जी सर, प्रॉपर तरीके से। ये माइनस का, ये प्लस का है, तो ये अट्रैक्ट करेगा। FCB आया, बिल्कुल आया। 2 मेथड आ गए फिर से निकल के। कौन कौन से, पहला आ गया आपका कि आप कंपोनेंट रिजॉल्व कर लो, दूसरा आ गया रिजल्टेंट, पैरेललोग्राम लॉ लगा लो। तो पैरेललोग्राम के लिए ये एंगल कितने का होगा, इक्विलैटरल था 60, तो ये होगा 120 का। तो यहाँ पे थीटा कितना मिल गया हमें 120। FAB और FCB, आप FCA और FCB आपको गिवन है ये वैल्यूज। तो FC अगर मैं नेट फोर्स निकालता हूं तो मुझे नेट फोर्स क्या मिलेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा cos 120, यही आएगा। थोड़ी देर के लिए इनकी वैल्यूज मान लो, ये x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है क्योंकि हमने x मान रखा है। 2x × x cos 120 कितना होता है, cos 90 + 30 - sin 30 - 1/2 है ना। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो FC हमारे पास क्या आ गया, √x² + x² - x²। ये कैंसिल हुआ, तो FC कितना आ गया, x आ गया। सेम वैल्यू निकल के आ गई, तो इसको ही सॉल्व कर लो। k की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ और 2 × 10⁻12 अपॉन ये 10⁻1 बचता है, इसका स्क्वायर किया आपने 10⁻2 आ गया। 18 × 10⁻9 - 12 + 2, 9 2 11, 1.8 न्यूटन। 1.8 न्यूटन आपके पास आंसर आ गया है। कोई ऑप्शन में 1.8 न्यूटन, ये क्वेश्चन सही समझ आ रहा है। ठीक, 16th नंबर देखते हैं। ईच कॉर्नर A and C has charge Q1 and on the each corner B and D has charge -Q2 of square ABCD of side L। साइड L में आपके पास इस तरीके से कॉन्सेप्ट दे दिया। तो क्या पूछा है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन अगर मैं ठीक से देखूं तो चार्ज एट A, ये ऊपर था क्वेश्चन बेटा, ये ध्यान रखना, ये वहां से शुरू होकर यहाँ पे आया। चार्ज एट A इज इन इक्विलिब्रियम देन द रेशियो Q1/Q। दोबारा क्वेश्चन पूरा देखते हैं क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे जब पेज होता है तो कंफ्यूज हो रहे होगे। ईच कॉर्नर A and C हैज चार्ज Q1
ठीक है, ए और सी एक चार्ज है, 60 नंबर सॉल्व कर रहे हैं ना हम लोग। तो एक स्क्वायर होगा ए बी सी डी, ये स्क्वायर ले लिया, ए बी सी डी। ए और सी पे कितना कितना चार्ज है, Q1 Q1। बी और डी पे चार्ज क्या है, -Q2। तो बी पे चार्ज -Q2 और डी पे चार्ज -Q2। ठीक है, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, समझ आ रहा है। साइड कितनी है, L। एज पर क्वेश्चन ए पे इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पे नेट फोर्स कितने होते हैं बेटा, 0 होते हैं। तो नेट फोर्स अगर ए पॉइंट पे 0 है तो Q1/Q2 की वैल्यू बताओ। सीधी सी बात है, ए पॉइंट पे कितने फोर्स लग रहे हैं, एक डी लगा रहा है, एक बी लगा रहा है, एक सी लगा रहा है। इन तीनों फोर्सेस को निकाल के ऐड करके 0 के ऊपर पुट करो। तो सबसे पहले ए और डी और ए और बी की बात कर लेते हैं। ये पॉजिटिव है, ये इधर गया, ये जाएगा FAD। ये निगेटिव है, ये इधर गया, ये जाएगा FAB। जाना चाहिए कंडीशन के हिसाब से। तो अगर मैं कंडीशन के हिसाब से सारी वैल्यूज को देखूं तो पहले आप पॉइंट्स लिख लो। FAD और FAB दोनों बराबर होंगे, कितनी कितनी आएगी वैल्यूज, K Q1 Q2/L², ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। FAC कितना आएगा, FAC के लिए आपको AC पता होना चाहिए। तो AC जब आप बेटा पता करोगे तो स्क्वायर है तो √2 × L आ जाएगा। FAC आ जाएगा K Q1 Q2, नहीं ये Q1 होना चाहिए ना, A और C पे तो Q1 ही रखा था। हाँ भाई ये थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई है, यहाँ तो Q1 रखा हुआ है ना। तो ये Q1 × Q2/√2L का होल स्क्वायर, यह जाएगा K Q1² / 2L², ये AC आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन के हिसाब से इक्विलिब्रियम ए पे है। अगर ए पे इक्विलिब्रियम है तो दो कंडीशन बनी, इनको रिजॉल्व कर लो। रिजॉल्व कर लोगे तो रिजल्टेंट जाएगा, या तो आप इसका सीधा वैल्यू निकाल के वैल्यू पुट करो FAB और FAD, और इसका रिजल्टेंट निकाला वो इसके साथ ऐड हो गया। यही कॉन्सेप्ट आना चाहिए पूरा पूरा। तो यहाँ पे अगर मैं सीधी सीधी वैल्यू देखने जाऊं कि वैल्यू मुझे क्या मिलती है, तो रिजोल्यूशन 90 का 45 बन जाएगा। एट ए इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें क्या मिल जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन मुझे मिल जाती है FDA या AD प्लस FAB प्लस FAC = 0 होना चाहिए। तो अब ये AD और AB देखो पूरे पूरे एक साथ नहीं लगेंगे, रिजॉल्व करोगे तो sin cos 45 एंगल बनेगा ये इधर से। अगर 45 एंगल बनाएगा तो मुझे ये कंडीशन मिल जाएगी कि Q1 Q2/L² cos 45 प्लस K Q1 Q2/L² cos 45 प्लस FAC की सीधी वैल्यू क्या है, K Q1² / 2L² = 0। सॉल्व कर लो इसको। सीधा अगर आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्विंग सिचुएशन में जब भी कभी ये टर्म आ जाए कि इस तरीके से आपको निकालना पड़े, तो आप चार्ज का नेगेटिव साइन भी ले सकते हो, क्योंकि आपको इक्वल में ले जाना है। अगर इक्वल में ले जाना है या ना नेगेटिव साइन लो तो कोई दिक्कत नहीं, के क्यू वन कॉमन ले लो, अपॉन में L² भी कॉमन ले लो। तो K Q1/L² अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, Q2 cos 45 प्लस Q2 cos 45 प्लस Q1/2 = 0। वो सब खत्म हो जाएगा। cos 45 कितना होता है, 1/√2। तो Q2/√2 प्लस Q2/√2, 2Q2/√2 प्लस Q1/2 = 0। हमें Q1/Q2 चाहिए ना, तो 2Q2/√2
टू इक्वल आ गया माइनस Q1 अपॉन 2। तो Q1 अपॉन Q2 आपको क्या दिखेगा, 2 2 4/√2 है ना, तो 4/√2 माइनस का दैट इज 2√2। तो देखो माइनस आप छोड़ सकते हो तो 2√2 आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा। कोई 2√2 है ऑप्शन में? हाँ जी सर, ये 2√2 आपको ऑप्शन में मिल गया। कोई समस्या? क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। चलिए 17th में आते हैं। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 0.06 मीटर apart is 5 Newton. If each charge is moved towards each other by 0.04 meter, then the force between them will become. क्वेश्चन अच्छा, इसको कई बच्चे न जाने कहाँ कहाँ जाएंगे सॉल्व करने, कहीं सॉल्व करने मत जाओ। आपको करना क्या है, F प्रोपोर्शनल 1/r² होता है, बिल्कुल होता है। तो इसको अगर मैं यहीं पे सॉल्व कर दूं तो मैं लिख सकता हूं F1/F2 इक्वल R2/R1 का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल R के। वैल्यूज पुट कर दो। F1 कितना 5, F2 चाहिए, R2 कितना 0.04, R1 कितना है 0.06 का होल स्क्वायर। पॉइंट खत्म करके सीधा ऑप्शन ले आओ तो 5/F2 इक्वल आ जाएगा 4 का 2 से काट दो पहले, 2 3 4/9। तो F2 कितना आ गया, F2 आ जाएगा 9 5 जा 45/4, 45/4 कितना आया ये 11.25 मीटर। बी पॉइंट है ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सीधा सीधा आंसर दे देगा बी ऑप्शन के लिए। ठीक है, तो 17th का आपके पास ऑप्शन आ गया बी। गुड। अच्छा 18th क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो जो न्यूमेरिकल होंगे फिजिक्स में वो आपको बेटा सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तुक्का लगा के मत आना। रीजनिंग क्वेश्चन अगर आता है या कोई सा भी क्वेश्चन आता है आप सॉल्व करके थोड़ा बहुत और दिमाग लगा के आना, क्वेश्चन हो जाएंगे। When the charge of a body becomes half, electric field becomes। यार इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज में कोई रिलेशन पढ़ा है? पढ़ा है, इक्वल k/r²। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्ज आधा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आधी, खत्म। चार्ज आधा इलेक्ट्रिक फील्ड आधी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हाफ हो जाएगी। 19th क्वेश्चन, forces exerted by a uniform electric field on an electron having mass me and a proton of mass mp are represented at Fe and Fp respectively, related as। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ये कुछ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख दिया, यहाँ पे प्रोटॉन रख दिया, ये Fe है, ये Fp है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो दोनों बराबर ही लगेगा, दोनों बराबर लगेगा तो Fe इक्वल Fp आंसर। मास से क्या लेना देना भाई, फोर्स तो बराबर लग रहे होते हैं। ठीक है सर, मजा आ गया। 20 नंबर, a positively charged ball hangs from a silk thread. We put a test charge Q0 at a point and measure F/Q0. It can be predicted that the electric field strength E। हाँ भाई, कॉन्सेप्ट बताओ। A positively charged ball hangs from a silk thread। मान लो सिल्क थ्रेड से एक पॉजिटिव चार्ज हैंग करा दी गई। ठीक है, अब क्या हुआ, we put a positive test charge Q0 at a point and measure F/Q0। F/Q0 क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ही तो है यार, घुमा रहा है क्वेश्चन। इट कैन बी प्रेडिक्टेड दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई। ई क्या होगा, जब पॉजिटिव बॉल थी उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज और गया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए ना, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या आ जानी चाहिए, F/Q0 से ज्यादा आनी चाहिए, F/Q0 से कम आनी चाहिए,
F/Q0 से ज्यादा आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लस का था, प्लस का और गया तो चार्ज क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, तो फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। ऊपर वाले क्वेश्चन से कनेक्टेड है, चार्ज बढ़ा, फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ी। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इन द डायग्राम शोन बिलो। अच्छा, अगले पेज पे डायग्राम देख लो ठीक से, डायग्राम शोन बिलो, और क्वेश्चन आपके ये आ गए 4 ऑप्शन। फील्ड स्ट्रेंथ एट P इज लेस देन फील्ड स्ट्रेंथ एट Q, फील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट्स P and Q are equal, field is more stronger at P and less stronger at Q, cannot be determined from the figure। अब जरा फिगर भी देख लो यार अच्छे से, दोबारा देख लो। अगर मैं दोबारा फिगर को देखता हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, P और Q पे एरिया तो सेम है, लेकिन फील्ड लाइंस P पे ज्यादा जा रही हैं और Q पे कम जा रही हैं। तो जहां पे फील्ड लाइंस ज्यादा जाती हैं वहां क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होती है। जहां पे फील्ड लाइंस कम जाती हैं वहां क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होती है। तो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्गर, और Q पे क्या होनी चाहिए, वीकर। है कहीं ऑप्शन? फील्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग एट P एंड लेस स्ट्रॉन्ग एट Q। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? 22 क्वेश्चन, two unlike charges of same magnitude Q are placed at a distance d. The intensity of electric field at the center of the line joining the two charges is। ये देखो, इसमें तुक्का नहीं ले सकता, नहीं मेरी क्वेश्चन है, पूरा सॉल्व करेंगे। अभी तक क्वेश्चन समझ आ रहे हैं बेटा? एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। कह रहा है two unlike charges of the same magnitude Q are placed at a distance d. The intensity of the electric field at the center of the line joining the two charges। ठीक है, तो अनलाइक चार्जेस हैं Q और Q। सपोज करो ये प्लस का Q रहा होगा तो ये माइनस का Q रहा होगा। अनलाइक का मतलब यही है, डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। डेरिवेशन भी मैंने कराया है, ऐसा क्वेश्चन भी खुद करें। P पॉइंट अगर इनके सेंटर पे ले तो सेंटर पे ये हो जाएगा d/2 और ये हो जाएगा d/2, हो जाएगा। यहाँ पे हमें चाहिए तो हम इसको A कह लेते हैं, इसको B कह लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा EA निकाल लो, KQ/d/2 का होल स्क्वायर, मतलब 4KQ/d²। यही EB भी आएगा, सेम आएगा, EB भी आएगा। EA कह लो इसको, इसको EB कह लो, दोनों सेम आने चाहिए। अब यहाँ पे डायरेक्शन देखो, प्लस से दूर जाती हैं फील्ड लाइंस, माइनस के पास आती हैं। तो क्या P पॉइंट पे दोनों की सेम डायरेक्शन है? सेम डायरेक्शन है तो क्या हो गया, दोनों ऐड हो जाएंगे, EA + EP। अरे सर मजा आ रहा है, थ्योरी पढ़ रखी है। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बेटा थ्योरी देख लेना, उसके बाद क्वेश्चंस पे आओगे, बेहतरीन मजा। तो 4KQ/d² + 4KQ/d² कितना आ गया, 8KQ/d²। है कोई ऑप्शन? देखते हैं भाई, 8Q/4πε0 × d²। का मतलब तो 1/4πε0 है ना। 23 नंबर, 2 point charges +8Q and -2Q are located at x = 0 and x = L respectively. The location of a point on the x-axis at which the net electric field due to these two charges will be 0। पहली बात तो सुनो, एक प्लस का एक माइनस का है, एक प्लस का एक माइनस का, इनके बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का डायरेक्शन देगा सेम, तो ऐड हो जाएंगी वैल्यूज। तो भैया L/4 ऑप्शन तो नहीं आ सकता। अब इन 3 ऑप्शन पे डिस्कस करना है, तो कहीं बाहर ही 0 होगी, उस बाहर पे 0 होगी, उस 0 को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो एक 8Q है, दूसरा -2Q है। देखते हैं, x = 0 पे 8Q चार्ज, x = L पे -2Q चार्ज। 0 तो हो ही नहीं सकता बीच में। तो मान लो कहीं कोई पॉइंट P है जो कि पहले वाले से L डिस्टेंस अपार्ट है, पहले वाले से। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मान लो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है,
जीरो है, क्योंकि बीच में तो हम जीरो कर ही नहीं सकते थे, बीच में जीरो नहीं कर सकते थे ना, यही पॉइंट यही है ना भाई, देख लेना x इक्वल एल पे 8q है और x इक्वल 0 पे 8q है, x इक्वल एल पे -2q है। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, इसको a कहो, इसको b कहो। जब आप EA कैलकुलेट करोगे k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर मतलब L प्लस एल का होल स्क्वायर, सत्य वचन बिल्कुल। E भी निकालो, k इंटू 2q बाई एल स्क्वायर, इसके लिए एल ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं जिसकी वजह से हम साइन ऑफ चार्ज नहीं लेते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब एट पी दोनों बराबर, ई ए और ई बी दोनों क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो k इंटू 8q अपॉन एल प्लस एल का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू k इंटू 2q अपॉन एल स्क्वायर। k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, 2 से 4 बना दो शॉर्ट फॉर्म, तो 4l स्क्वायर इक्वल क्या आ गया, l प्लस एल का होल स्क्वायर। 2l इक्वल आ गया l प्लस एल, l इक्वल क्या आ गया l। पूछा क्या है, पूछा है एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज 2 पॉइंट चार्जेस इज जीरो, किस पॉइंट पे जीरो होंगी। तो l और प्लस l, तो कितना आ गया, डिस्टेंस कितनी आ गई, डिस्टेंस आ जाएगी, एक l था दूसरा l था, l की वैल्यू भी l है, कितनी आ गई 2l, मतलब 2 कैपिटल L। तो 2l डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक है, 24th क्वेश्चन देखो, figure below show a regular hexagons with the charges at the vertices, in which case the electric field at the center जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो कब होगी, ये पूछा है क्वेश्चन में। अगर मैं देखूं तो जो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे सेंटर यहाँ कहीं होगा, इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसकी वजह से, इसकी वजह से डायगोनली अपोजिट में देखो, ये भी सेम चार्ज है, ये भी सेम चार्ज है, इसको कैंसिल कर गया, ये सेम चार्ज, ये सेम चार्ज है, इसको कैंसिल कर गया, ये सेम चार्ज है, ये सेम चार्ज है, इसको कैंसिल कर गया। तो ओ पे जब सारे रिपेल हो गए तो ओ पे कितना बना, जीरो आ गई। अरे पहला ही ऑप्शन मैच कर गया, क्योंकि बाकी सब में ऐसा नहीं है। ये देखो प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस प्लस अट्रैक्ट रिपेल करेगा माइनस, तो ये अट्रैक्शन कैसे जीरो नहीं कराएगा। इस पे तो मैग्नीट्यूड ही चेंज है, ये भी प्लस माइनस प्लस 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 माइनस, ये नहीं कराएगा। इस पे मैग्नीट्यूड चेंज, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ए पार्ट क्लियर। अच्छा, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। A charged particle is free to move in electric field, it will travel। चार्ज पार्टिकल जो है वो फ्री है इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमने के लिए। कह रहा है ऑलवेज अलोंग द लाइंस ऑफ फोर्स, अलोंग द लाइंस ऑफ फोर्स इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, अलोंग द लाइंस ऑफ फोर्स इफ इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, नन ऑफ द अबव। अब देखते हैं, यार कोई हमारे यहाँ कहते बेटा तुम फ्री हो, घर पे हमारे आ गया कोई कहते फ्री हो चलने के लिए, चलो हमेशा मेरे साथ तो चलेगा नहीं, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ऐसे सोचो तुम किसी रिश्तेदारी में गए हो बुआ मौसी फूफा के यहाँ, अब मौसी के यहाँ गए तुम, या कहीं चले गए, अब तुम कह दिया तुमसे, उन्होंने कह दिया बेटा तुम फ्री हो कहीं भी घूमो, तो हमेशा उनके साथ ही थोड़ी जाओगे, पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, अलोंग द लाइंस ऑफ फोर्स इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो। हाँ, ये सिचुएशन हो सकती है कि वहां गए तुम कुछ नहीं जानते, रेस्ट पे हो, तो तुम हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही चलोगे, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आ सकता है, ये भी हो सकता है। चलो तीसरा भी डिस्कस कर लेते हैं, along the lines of force same initial velocity, ना 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 ना, सेम इनिशियल वेलोसिटी है तो जाओगे नहीं, इधर उधर बैठ जाओगे, भैया मुझे चलना आता है मैं घूम आऊंगा, आप बैठो मैं फलाने चाची क्या चला जाऊंगा, ये भी नहीं हो सकता। तो मिल गया तो नन ऑफ द ऑप्शन ही नहीं है। तो 25 का कौन सा ऑप्शन मिलेगा, बी ऑप्शन मिलेगा। 25 क्वेश्चन समझ आ रहे हैं बेटा, आज काफी क्वेश्चन हो रहे हैं, आपको समझ आना चाहिए। Which of the following is not a property of electric field lines, ये आप जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स, बिल्कुल सही बात है। टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ये भी जानते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये भी आपको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, ये भी पता है। भैया तो चारों हैं, ये तो चारों हैं, तो इस पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा इस पे कोई ऑप्शन। अगर यहाँ पे नॉट की जगह ये होता तो ये ऑप्शन मान लिया जाता। ठीक है, अब आते हैं हम 27 पे।
27 पे आओ. The figure shows the sum of the electric field lines corresponding to an electric field. Figure suggest. देखो A पे फील्ड लाइंस सेम डिस्टेंस पे, C पे सेम डिस्टेंस पे, B पे दूर दूर है. तो दूर दूर का मतलब यहाँ वीकर होंगी, यहाँ वीकर होंगी, यहाँ सेम होंगी, यहाँ सेम होंगी. तो EA और EC सेम होंगी और इन दोनों की वैल्यू B से ज्यादा होगी. है कोई ऑप्शन? EA EC सेम होगा, B से ज्यादा होगा, C ऑप्शन. 28 पे आओ. Find the correct diagram of electric field lines of forces for negative charge. नेगेटिव की प्रॉपर्टी क्या होती थी? नेगेटिव के अंदर जाती. तो नेगेटिव के अंदर जाने की प्रॉपर्टी को देखो, ये तो हो ही नहीं सकती है, जा भी रही आ भी रही है, नहीं हो सकती. ये भी नहीं हो सकती, क्रॉस कर रही है. ये हो सकती है, ये जा रही है माइनस के पास, ये माइनस से बाहर निकल रही, ये नहीं हो सकती. ठीक, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. क्लियर? 29 नंबर. An electron enters uniform electric field maintained by a parallel plates and of value E volt per meter with a velocity V meter per second. The plates are separated by a distance d meter. Then the acceleration of the electron in the field is. Acceleration चाहिए. m में इक्वल q ही होता है, फॉर्मूला सीधा सीधा पढ़ाया हुआ है. तो m इंटू a चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस e इंटू e. तो a इक्वल क्या आ गया? माइनस e by m. Where is the option? This is the option. B part is the right answer. मजा आ रहा है? बढ़िया लग रहे होंगे क्वेश्चंस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ. 30 नंबर आपके सामने. 30 नंबर क्या कह रहा है? The given figure shows the tracks of 3 charged particles in a uniform electrostatic field. Which of the following has the highest charge to mass ratio? ये आपको कराया गया क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन होता है. चार्ज मास रेशियो किसका ज्यादा होगा? फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का. जो ज्यादा घूम गया उसका ज्यादा होगा नेगेटिव की तरफ. सी, सीधा आंसर खत्म. 31. अब देखो हल्के हल्के क्वेश्चन भी आते हैं एमसीक्यूज में. तो ऐसा नहीं है कि टफ भी आएंगे, आपको इजी भी आएंगे और बेटा वो करने पड़ेंगे. ठीक है. 31st क्वेश्चन देखते हैं. कह रहा है चार्जेस प्लस 20 नैनोकूलम and are plus minus 29 are separated by 5 mm. Calculate the magnitude of dipole moment. Easy question है. P इक्वल होता है Q into 2L. तो Q कितना है? 20 into 10 की पावर माइनस 9 और L कितना? 5 mm, मतलब 5 into 10 की पावर माइनस 3. तो 20 into 5 100 माइनस 12 ऑप्शन है कहीं? 10 की पावर माइनस 10 कूलम मीटर. ऑप्शन. मजा आ रहा होगा जी सर, बढ़िया चल रहा है काम. 32. इलेक्ट्रिक चार्जेस Q Q एंड माइनस 2Q. ये भी सेम क्वेश्चन कराया हुआ, आप देख सकते हो. आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड L. द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज. Q Q माइनस 2Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो Q माइनस 2Q ABC. ये L, ये L, ये L. भैया क्या AB के बीच में डाइपोल मोमेंट बनेगा? नहीं बनेगा. AC के बीच में डाइपोल मोमेंट बनेगा? नहीं बनेगा. BC के बीच में बनेगा? नहीं बनेगा. तो बनेगा कहाँ? मैंने कहा माइनस 2Q से. भैया तुम उदाहरण मुझे माइनस Q इधर के लिए रख दो, इधर के लिए रख दो. तो प्लस Q माइनस Q, एक तो डाइपोल मोमेंट ये बन गया. प्लस Q माइनस Q, एक तो डाइपोल मोमेंट ये बन गया. तो P1 इक्वल P2 इक्वल कितना आ गया? Q इंटू L आ गया. पक्की बात. अब इनके बीच का रिजल्टेंट निकाल लो. इनके बीच का आप रिजल्टेंट निकालते हो तो कई सारे मेथड्स हैं. सीधा सीधा P इक्वल अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा लगा दो. लगा दिया हमने कॉस थीटा. तो सीधी सीधी इसकी वैल्यू निकाल लेंगे. QL का स्क्वायर प्लस QL का स्क्वायर P इक्वल अंडर रूट Q स्क्वायर L स्क्वायर. चार्जेस यही थे ना? एक बार देख लेते हैं. हाँ, ट्रायंगल ABCD. तो Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर QL स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर L स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर L स्क्वायर cos 16 1 by root 2 root 3 QL. आंसर C part is the
राइट आंसर। हाँ केबीसी खेल लो, कोई आंसर मैच कर रहे हैं ना। हाँ नेक्स्ट 33, what is the angle between the electric dipole moment and electric field strength due to it on equatorial line? इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होता है, क्या पूछा है, कॉन्सेप्ट समझो। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछी, डाइपोल मूवमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। बताओ भाई, इक्वेटोरियल लाइन का सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, नहीं तुक्का तो मारेंगे नहीं, सबको 90 लगा होगा, लेकिन डाइपोल मूवमेंट है, ध्यान रखना। ये एक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, इक्वेटोरियल लाइन ये आ गया, प्लस पॉइंट पी आ गया। कॉन्सेप्ट को समझो, माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड गई, प्लस से दूर गई, प्लस से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड चली गई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रिजल्टेंट ये आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट ये आ गई। अच्छा, और डाइपोल मोमेंट क्या है, माइनस से प्लस जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट तो ये गया ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये गई, तो ये देखो एंटी पैरेलल जा रहे हैं दूसरे से, एंटी पैरेलल मतलब थीटा 180 बनाएंगे, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 अगर हम देखते हैं तो क्या कह रहा है, लेट ई ए बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन, लेट ई क्यू, ई पी है, ई क्यू इज द इक्वेटोरियल लाइन, करा हुआ क्वेश्चन है यार। ई पी क्या होता है, 2kp/r³, ई क्यू क्या होता है, kp/r³, देन द रिलेशन बिटवीन ई एंड ई क्यू, कर लो, ई पी और ई क्यू पे रिलेशन क्या आना चाहिए बताओ, EP इक्वल टू ई क्यू। 34 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर। 35 पे आओ, एनसीईआरटी क्वेश्चन है 35, मैं नहीं बताऊं तब भी काम चल जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट इतना, ये हो गया P, थीटा 30 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, टॉर्क चाहिए PE साइन थीटा लगा दो, टाउ इक्वल PE साइन थीटा, तो P कितना हमारे पास 4 × 10⁻⁹, E कितना है 4 × 10⁴, साइन 30 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, सॉल्व कर लेना, कोई ना कोई आपको ऑप्शन दिख जाएगा। करूं सॉल्व, 2 5 से 10, 10⁻⁵, तो 10⁻⁴ ऑप्शन है कहीं, 10⁻⁴, 35 का ए पार्ट आ गया, ये आ गया, ठीक। अच्छा 35 तक रखते हैं, चलो एक काम करते हैं, 2 और करके फिर फ्लेक्स से पहुंच जाएंगे, 37 तक आज खत्म कर देते हैं, फिर फ्लेक्स का टॉपिक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डाल दूंगा। The dipole moment of dipole electric field P is P, electric field E है, dipole moment P है, then the torque acting on the dipole is tau, क्या होता है, स्केलर वेक्टर, बताओ, टाउ होता है वेक्टर, तो टाउ इक्वल P क्रॉस E, खत्म, वैसे यहाँ वेक्टर लगना चाहिए था ऐसे। 37, an electric dipole is placed in a uniform electric field with the dipole axis making an theta with the direction of electric field. The orientation of dipole for stable equilibrium, stable unstable दोनों आपको पढ़ाए गए थे, स्टेबल के लिए थीटा 0 होता था, अनस्टेबल के लिए थीटा 180 होता था, ठीक है। तो बेटा हम लोगों ने 2 टॉपिक खत्म कर लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, लास्ट क्लास में मैंने 10 क्वेश्चंस डाले थे आपके, ये 37 क्वेश्चन हो गए। अगली क्लास में मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से शुरू करूंगा, और फिर उसके असर्जन रीजन और केस बेस्ड पे भी हम लोग जाएंगे, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसको कंप्लीट देखना, सॉल्व करना कॉपी में, टॉपिक समझ जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।